बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1 के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स पर, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है हमारे पास मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम जो चीज़ सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो ये है हमारे पास व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। यानी कि इस चैप्टर में ये देखेंगे फ़िज़िक्स है क्या हमारे पास, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसकी एवोल्यूशन हुई टाइम पीरियड के साथ साथ, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो आए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। वो कहते हैं व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो इसमें ये देखते हैं, वो कहते हैं एवर सिंस मैन हैज़ स्टार्टेड टू ऑब्ज़र्व, यानी कि जो इंसान है ना वो ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, थिंक करता है, फिर यानी कि चीज़ों को देखता है। उसके पास 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ना वो ऑब्ज़र्व कर सकता है किसी भी चीज़ को। वो फिर सोचता है, ठीक है, उसके पास दिमाग है जिसके में ना वो चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। एंड रीज़न, फिर रीज़निंग भी करता है कि ये जो चीज़ हो रही है, ये जो चीज़ है, ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कोई भी प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है, वो फिर रीजनिंग करता रहता है। ही हैज़ बीन वंडरिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, जो इर्द गिर्द उसकी दुनिया पाई जाती है, वो जब इन फैक्ट्स को ढूंढ लेता है, रीजनिंग तलाश करता है, वो हैरान रह जाता है, अच्छा ऐसे भी होता है, यूँ भी होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ही ट्राई टू फाइंड वेज टू ऑर्गेनाइज द डिसऑर्डर प्रिवेलिंग द इन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। अच्छा, जो उसने फैक्ट्स ऑब्ज़र्व कर रखे होते हैं, जो हकीकतें पाई जाती हैं, उनका मुशाहिदा कर रखा होता है उसमें, तो उसमें कोई डिसऑर्डर भी पाया जाता है, ठीक है, जिस उसमें कोई कमी बेशी भी रही जाती है, तो उस कमी बेशी को फुलफ़िल करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ करने के तरीके फाइंड आउट करता रहता है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो जो असल फैक्ट्स है ना वो सामने आ जाए, हकीकत खुल के सामने आ जाए, जो नेचुरल हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, वो बिल्कुल हमारे पास क्लियर हो जाए। तो वो ऑर्गेनाइज़ करने के ना तरीके तलाश करता रहता है प्रॉपर। अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं कि ये जो हमारे पास ज़मीन है, मिसाल के तौर पर ये हमारे सूरज के इर्द गिर्द ना गर्दिश करती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, तो वो फैक्ट भी है, ठीक है, इंसान ने ऑब्ज़र्व किया, फिर देखा कैसे होता है, क्यों होता है, सही है, ये सारा कुछ उसने एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश की। एंड मटेरियल थिंग इन एन ऑर्डरली मैनर, और जो मटेरियल थिंग्स हैं उनको ना एक मुनज़्ज़म अंदाज से, ठीक है, क्लियर करने की कोशिश की। फिर वो कहते हैं हिज अटेम्प्ट्स रिजल्टेड इन बर्थ ऑफ अ सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। उसकी कोशिश के नतीजे में ना एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस आया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी। ये नेचुरल फ़िलासफ़ी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहले की डेफिनेशन है, तब फ़लसफ़े का दौर था, ठीक है, साइंटिफिक रीजनिंग नहीं हुआ करती थी इतनी, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ करते थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी, वो नेचर के बारे में थी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब। वो कहते हैं देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अप टिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जब 19th सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो हुआ क्या, जो हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ठीक है, लोग ज़्यादा सोचने लगे, फ़िलासफ़र, सही है, उन्होंने चीज़ों को ना साइंटिफिकली तौर पे प्रूव करने की कोशिश की। जो स्कॉलर्स है उन्होंने कहा ये जो काम हो रहा है, हम कह रहे हैं ये हो रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने की कोशिश की। साइंटिफिक हमारे पास वर्ड है, ये की पॉइंट है, इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये जो साइंटिफिक है ना, इसका मतलब होता है फैक्ट बेस पे, और जो हमारे पास वेरीफाइबल हो, यानी कि अगर कोई एक पर्सन जिसको प्रूव कर चुका है, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और कोई अदर पर्सन करे ना उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट भी सेम है हमारे पास, तो वो उसको बोलते हैं हमारे पास ये साइंटिफिक नॉलेज है। फिर देखते हैं क्या कहते हैं। एंड इट वाज फाउंड नेसेसरी टू क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर इनटू 2 ब्रांचेस।
फिर क्या हुआ, उन्होंने ना बहुत ज़रूरी समझा कि ये जो हमारे पास नेचर की स्टडी है ना, इसको दो चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए, डिवाइड किया जाए। उसकी दो ब्रांचेस बना ली गई। पहले तो हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, अब उसमें से दो ब्रांचेस मज़ीद निकली। इनमें से एक कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी को बोलते हैं फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस है तो ज़ाहिर सी बात है हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ डील करेंगे, और जो हमारे पास फिज़िकल साइंस है तो इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में करेंगे। नेक्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो कहते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि अब जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम है, देयर आर मेन फ्रंट्रीज ऑफ फंडामेंटल साइंस, यानी कि जो हमारे पास फंडामेंटल साइंस है उसकी मेन फ्रंट्रीज हैं वो हमारे पास तीन है बेसिकली। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट है उसको देखते हैं। वो कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज। जो फर्स्ट फ्रंट्रीज है वो कहते हैं जो वर्ल्ड है ना एक्सट्रीमली लार्ज है। द यूनिवर्स इटसेल्फ, जो कायनात है वो भी बहुत बड़ी है। रेडियो टेलीस्कोप नाउ गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में ना अब रेडियो टेलीस्कोप के ज़रिए न्यू इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है। एंड हैव रिसेंटली डिटेक्टेड, और जिनको ना अभी हाल में ही डिटेक्ट किया गया एज रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स की फॉर्म में। द फायर लाइट ऑफ बिग बैंग विच प्रोबेबली स्टार्टेड ऑफ द एक्सपेंडेड यूनिवर्स नियरली 2 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी है हमारे पास, जिसके नतीजे में ये कंसेप्ट है कि ना जो हमारी यूनिवर्स की जो वजूद है ना बिग बैंग थ्योरी से आया। ठीक है, ये एक बेसिकली एक आग गोला था जो फटा, तो उससे हमारे पास ये जो सोलर सिस्टम है ये बन गया, हमारी ज़मीन बन गई, ये कंसेप्ट है। तो वहाँ इसकी बात करें फर्स्ट फ्रंट के अंदर। सेकंड जो है हमारे पास द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल, सेकंड वाले कहते हैं फ्रंट्री में कहते हैं ये जो वर्ल्ड है ना बहुत छोटी है, एक्सट्रीमली स्मॉल है। दैट ऑफ द पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेजॉन्स एंड अदर। ठीक है, ये होते भी स्मॉल स्मॉल है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये हमारे पास आते हैं बेसिकली सेकंड फ्रंट्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड फ्रंट्री की बात करते हैं। इसमें ये जो थर्ड फ्रंटियर है इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स मैटर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मैटर की फ्रंट्री है। और फिर इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज्ड, यानी कि इसको हम मिडिल साइज्ड वर्ल्ड भी बोलते हैं। थिंग्स फ्रॉम मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर, जिसमें चीज़ें जो कि मॉलिक्यूल से लेकर एक एक्सट्रीम पर मॉलिक्यूल और दूसरे एक्सट्रीम पर हमारे पास है अर्थ। सही है, दिस इज़ ऑल फंडामेंटल फिज़िक्स। ये जो है ना ये फंडामेंटल फिज़िक्स है। हमने तीन फ्रंटियर की बात की है ना, ये हमारे पास फंडामेंटल फिज़िक्स के अंदर आती है। विच इज़ द हार्ट ऑफ द साइंस, जो कि साइंस का हार्ट है। जिस तरह एक इंसान के अंदर है हार्ट जो है ना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इस तरह साइंस के अंदर भी जो फंडामेंटल फिज़िक्स है वो एक हमारे पास दिल की तरह का रोल प्ले करता है। फिर वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन। अब वो फिज़िक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। फिज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। वो जो हमारे पास फिज़िक्स है ना डील करती है मैटर के साथ और एनर्जी के साथ, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जहाँ जो हमारे पास आइंस्टाइन ने क्वेश्चन दी थी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी और मैटर के अंदर रिलेशन है ना, वो इसकी फिज़िक्स के अंदर हम डिस्कस करते होते हैं। ये इसकी एक डिफिनीशन है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टडी ऑफ फिज़िक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग सच थिंग्स एज द लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, जो फिज़िक्स की स्टडी है वो इन्वॉल्व होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जिसमें ये चीज़ें आती हैं लॉज ऑफ मोशन, इनके मोशन के जो लॉ है हमारे पास वो आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, और जो स्ट्रक्चर है स्पेस का एंड टाइम का ये भी फिज़िक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और जो नेचर है और टाइप्स की कितनी फोर्सेस हैं, कौन सी हैं, ये भी हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल टुगेदर। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरीके से मटेरियल को इकट्ठा पकड़े रखती हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, और जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कौन सी
इंट्रैक्शन पाई जाती हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एंड सो ऑन। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर है उनके दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, यानी कि क्या ताल्लुकात है, ये भी हम फिज़िक्स में देखते हैं। फिर वो कहते हैं फिज़िक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंसेस। जो हमारे पास फिज़िकल साइंसेस है ना, हमने उधर बात की है कि हमारे पास साइंसेस के दो ब्रांचेस हैं, जो कि एक है थी बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी थी फिज़िकल साइंस। और जो फिज़िकल साइंस है उसमें जो फिज़िक्स है ना वो एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। बिसाइड्स इट्स अदर डिसिप्लिन, जो कि अदर डिसिप्लिन है उनके अलावा, जो कि केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, इनके अलावा जो फिज़िक्स है ना वो बेसिक पार्ट है फिज़िकल साइंस का। ये भी जो हमारे पास डिसिप्लिन बताया गया है, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ये भी फिज़िकल साइंसेस हैं, ठीक है। लेकिन जो फिज़िक्स है इनमें बेसिक पार्ट है फिज़िकल साइंसेस का। नेक्स्ट चलते हैं। फिज़िक्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जो फिज़िक्स है इसमें एक्सपेरिमेंटल साइंस पे इसको कहते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो, ठीक है, किसी भी प्रोसेस को जब परफॉर्म करना हो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते होते हैं। एंड द साइंटिफिक मेथड, और साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दी है कि जो फैक्ट बेस हो, जिसको पर अगर एक्सपेरिमेंट किए जाए तो एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो दूसरा भी परफॉर्म करे तो रिज़ल्ट सेम है दोनों के। एम्फिसाइज द नीड ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। अच्छा, वो ज़ोर देती है कि एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है ऑफ वेरियस मेजरेबल फीचर्स ऑफ डिफरेंट फिनोमिना। और जो डिफरेंट फिनोमिना हैं जिनके फीचर्स को हम मेजर कर सकते होते हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए तो हमें जो एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत है, ये हमें फ़िज़िक्स इस पे ज़ोर देती है। कुछ होते हैं डिफरेंट फिनोमिना नेचुरली और कुछ होते हैं मेन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दोनों को मेजर करने के लिए हमें एक्यूरेट जो मेजरमेंट होती है उसकी ज़रूरत होती है। दिस चैप्टर एम्फिसाइज द नीड ऑफ थ्रू अंडरस्टैंडिंग। सही है, ये जो चैप्टर है हमारे पास एम्फिसाइज करता है, जोर देता है द नीड ऑफ थ्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मुकम्मल अंडरस्टैंड करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। द एंड प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डिंग स्किल्स। और जो हमारे पास किसी भी चीज़ को मेजर करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती है हमारे पास, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो कहता है ये इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है। अच्छा, वो इस स्लाइड में कहते हैं जैसे ही मतलब 19th सेंचुरी का लास्ट हुआ तो जो फिज़िक्स पे वर्क करने वाले थे उनका यकीन था कि ना फिज़िक्स के बारे में हर जो चीज़ है वो डिस्कवर हो चुकी है। सही है, उनका ख्याल था 19th सेंचुरी के आखिर तक। However, about the beginning of 20th सेंचुरी, जैसे ही मतलब 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, ठीक है, मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड, बहुत से फैक्ट्स थे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे, वो ज़ाहिर हुए दैट द लॉज फार्मूलेटेड बाय द प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स नीड मॉडिफिकेशंस, जिसने ऐसे लॉ बना दिए कि जो हमारे पास प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, यानी कि चेंजिंग्स की ज़रूरत थी। सही है। 20th सेंचुरी के आगाज़ में पहले तो उनका ये नज़रिया था कि जो फ़िज़िक्स के रिलेटेड हर वो चीज़ ना वो आ चुकी है हमारे पास। सही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ, 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, तो बहुत सारी ऐसी न्यू चीज़ें सामने आई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सामने आए कि जो प्रीवियस नॉलेज था उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत महसूस होने लगी। फर्दर रिसर्चर्स गिव बर्थ टू मैनी न्यू डिसिप्लिन्स इन फिज़िक्स। जो फर्दर रिसर्चर्स है जिन्होंने फ़िज़िक्स पे रिसर्च की तो उन्होंने मतलब अदर डिसिप्लिन ही डिस्कवर कर दिए फ़िज़िक्स के अंदर ही, ठीक है, जिनमें हमारे पास वो मिसाल के तौर पर कह रहे हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो कि डील करती है एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ। सही है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप। अच्छा, अब हमने उधर बात की थी कि एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी चाहिए, तो मेजरमेंट लेने के बेस क्वांटिटी के लेने के हमारे पास दो स्टेप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट, द चूज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड। पहला तो ये है कि ना स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट करें ना, एक तो स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, एंड सेकंड जो है ना द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी
measured with the standard so that a number and a unit are determined as the measure of that quantity। दूसरा जो है उसमें कहते हैं कि हमें ना इस्टेब्लिश करना चाहिए एक बाकायदा प्रोसीजर, सही है, कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड हमने बना रखा है और जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए जब कंपैरिजन करते हैं तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर इस्टेब्लिश होना चाहिए, सही है। सो दैट अ नंबर एंड यूनिट्स आर डिटरमाइंड, ताकि वो जो नंबर है ना और यूनिट्स हैं वो डिटरमाइंड किए जा सकें एज द मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जैसे हम 1 kg दूध लेते हैं, ठीक है, जब उसको मेजर करते हैं तो उसका बाकायदा हमारे पास स्टैंडर्ड है ना, सही है। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक तरफ वो जो बाकायदा उसका यूनिट है वो होता है और दूसरी तरफ हमारे पास 1 kg मिल्क होता है, सही है। उनका कंपैरिजन करके हम कहते हैं ये 1 kg मिल्क है। फिर कहते हैं एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ टू प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक। अच्छा, जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है ना किसी भी चीज़ को मेजर करने का, उसके 2 प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि वो करेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए हर हाल में, तब उसको माने कि ये हमारे पास एक आइडियल स्टैंडर्ड है। एक तो है एसेसिबल, यानी कि वो इजीली, एसेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई, यानी कि वो अवेलेबल होना चाहिए आसानी से, ये नहीं कि किसी के पास है तो किसी के पास नहीं है, आसानी से वे हमें दस्तियाब होना चाहिए। एंड इट इज़ अ इनवेरिएबल, यानी कि इनवेरिएबल का मतलब ये है कि उसमें चेंजिंग ना आ सकें, ठीक है। अब 1 kg है तो 1 kg ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आती, सही है। ये था आज का हमारा बेसिकली लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त।